आज हम हैं पतंजलि की लैब में। आज तक आपने एलोपैथी की लैबों के बारे में सुना होगा, आज तक आपने ये सुना होगा कि फार्मा की दवाइयाँ कैसे बनती हैं, केमिकल साल्ट की दवाइयाँ कैसे बनती हैं। अपने आयुर्वेद में महर्षि चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी का कैसा सुपर साइंस था, किस प्रकार से हमारे आयुर्वेद में हजारों नुस्खे दिए गए हैं, किस प्रकार से हमने सालों पहले ये जान लिया था कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम घर में रोज़ हल्दी का प्रयोग करें। अपने घर बैठे इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़ सकती है। इस महामारी के समय आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में खूब लोग मर रहे हैं। पूरी दुनिया में जहाँ लोग मर रहे हैं वहीं पर भारत के अंदर डेथ रेट बहुत कम है। भारत के अंदर जो डेथ रेट कम है उसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में हम जानते हैं। और आज हम कैसे जड़ी बूटियों की दवाइयों से, आयुर्वेद की दवाई से घर बैठे अपने आप को महामारी से बचाकर अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। वही फार्मूले जो हमारे पूर्वजों के थे। आज एलोपैथी में जहां सेल लाइन ट्रायल होता है, एनिमल ट्रायल होता है, आज एक संस्था है पतंजलि योगपीठ। आपने पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, बाबा रामदेव का नाम आपने सुना होगा, आचार्य बालकृष्ण जी महाराज का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने दुनिया के 200 देशों में योग पहुंचा दिया, जिन्होंने दुनिया के 200 देशों में आयुर्वेद पहुंचाया और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी, नेस्ले जैसी कंपनियों को टक्कर देकर स्वदेशी का एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। घर बैठे कैसे हम योग से अपने आप को ठीक कर सकते हैं, वो सब पूज्य स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य जी हमें बताते हैं। आइए हम देखते हैं पतंजलि की लैब। ये पतंजलि ने एक ऐसी लैब बनाई है जहां पर जानवरों के ऊपर सेल लाइन ट्रायल होता है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी, जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी के जो सैकड़ों साइंटिस्ट की टीम है उस टीम का हिस्सा है, और जो पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी के निर्देशानुसार योग आयुर्वेद को जन जन तक लोकप्रिय करने के लिए जैसा उनका आदेश मिलता है वैसा कार्य करते हैं। तो आज आपको पतंजलि की लैब दिखाते हैं। जी आइए डॉक्टर साहब, आइए। ये हम पतंजलि योगपीठ की लैब में हैं। लोग आयुर्वेद की निंदा कर सकते हैं, लोग आयुर्वेद की अवहेलना करते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अंदर कितना सुपर साइंस है, कितनी आयुर्वेद के अंदर शक्ति है। आज पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी ने बहुत बड़ा काम किया है, जिसमें उन्होंने आज आयुर्वेद के नुस्खों को विज्ञान की कसौटी के ऊपर कस दिया है। ये अपनी लैब की डॉक्टर साहब क्या क्या खास बात है। ये लैब में एंट्री करने के लिए ये शू कवर पहनने पड़ते हैं, जो रिक्वायरमेंट है। शू कवर के बाद ही यहाँ से एंट्री होती है। डॉक्टर साहब, अपनी लैब में कुछ ऐसी मशीनें भी हैं जो कि हिंदुस्तान में बहुत लिमिटेड 1 या 2 की मात्रा में ही हैं। भाई हमारे पास जो आप लैब देख पा रहे हैं, इस लैब के बेसिकली 3 मेन हिस्से हैं। एक बायोलॉजी है, एक केमिस्ट्री है और एक माइक्रोबायोलॉजी है। केमिस्ट्री के केस में जब हम अपनी इक्विपमेंट की बात करते हैं, हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं। जैसा आपने कहा, ऐसी कम से कम 5 या 6 टेक्नोलॉजीज़ हैं जो सिर्फ और सिर्फ पतंजलि के पास हैं और हर्बल रिसर्च। अब जैसे आगे हम लैब में बढ़ेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि जितने भी टेक्नोलॉजीज हम यूज़ कर रहे हैं, जिस तरीके के हमारे काम करने के तरीके हैं, ये फार्मा इंडस्ट्री को या तो मैच करते हैं या उनको बीट करते हैं। वैसा ही काम जो एक औषधि के निर्माण के लिए, एक औषधि की खोज के लिए फार्मा इंडस्ट्री करती है, वैसा ही काम पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट आयुर्वेद की औषधि के लिए करता है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देख पाएंगे कि हम कैसे क्या करते हैं, क्यों करते हैं और किस तरीके से उस चीज़ को लेकर आगे चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि हम घर बैठे कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और आयुर्वेद केवल चूर्ण चटनी का नाम नहीं, आयुर्वेद केवल खरड़ का हमामदस्ते का नाम नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल वर्ल्ड क्लास लेवल के ऊपर यहाँ पर सारी रिसर्च होती है। और ये बहुत बड़ा काम एक स्वामी रामदेव जी और पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने किया है। उन्होंने पूरे देश व दुनिया में, ये देखिए डबल डोर होते हैं जहाँ पर पूरा ध्यान रखा जाता है। अंदर एंट्री करते हुए भी सैनिटाइजर का प्रयोग करके एनिमल ट्रायल भी यहाँ पर किए जाते हैं। लेकिन एनिमल ट्रायल को क्योंकि गाइडलाइन है उसको हम दिखा नहीं सकते, वो ठीक नहीं है दिखाना, एथिक्स नहीं माने जाते लैब के। तो भाई ये सब देख रहे हैं, ये हमारी सेल कल्चर लेबोरेटरीज है। और जिस औषधि की आज हम बात करने वाले हैं, कोरोनिल और स्वसारी बड्डी, उसकी प्रारंभिक जांच और वैलिडेशन इसी लैब से शुरू हुआ था। ये लैब है जहाँ पे हम आदमियों की अलग अलग कोशिकाओं को ग्रो करते हैं। जैसे कि घर में किचन होती है और जहाँ पे खाने पीने के सामान बनाए जाते हैं, उसके बाद कार्रवाई आगे शुरू होती है। ये एरिया हमारे साइंटिफिक रिसर्च का किचन है।
जहाँ बेसिकली हम सेल्स ग्रो करते हैं लंग्स के, हार्ट के, किडनी के, और चूहों से लेके, खरगोशों से लेके, आदमियों से लेके, कुत्तों से लेके, जो भी एक्सपेरिमेंटल एनिमल है उन सब का सेल कल्चर यहाँ किया जाता है। एक तरीके से सेल हार्वेस्टिंग एरिया है, जहाँ आप देख पा रहे हैं, जैसे आप इधर देखेंगे इस प्लेट के अंदर सेल्स ग्रो होती हैं, जैसे अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है ये जो आप यहाँ देख पा रहे हैं जी। और इनको आप स्टोर करते हैं, जैसे आपको मैं भेजता हूँ, इधर देखें तो इसके अंदर आप देखिए तो ये सब सेल्स स्टोर हो रहे हैं, हर एक प्लेट के अंदर, हर फ्लास्क के अंदर सेल्स ग्रो हो रहे हैं। और ये जो किस चीज़ के सेल होते हैं डॉक्टर साहब? ये वाले आदमी के लिवर के सेल्स हैं जो इस कल्चर में नीचे ग्रो हो रहे हैं जी जी। और अगर आप कहेंगे तो आपको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा भी देंगे देखने में कैसे हैं। और अलग अलग एक्सपेरिमेंट के लिए अलग अलग प्लेट्स में, अलग अलग फ्लास्क में हम इनको ग्रो करते हैं। ये सब अलग अलग सेल हैं? ये चूहों के किडनी के सेल्स हैं जो इसके अंदर ग्रो हो रहे हैं। कुल मिला के ये 96 अलग अलग वेल्स हैं जिसमें इंडिविजुअली अलग अलग ट्रीटमेंट के साथ हम उनकी कैपेबिलिटी सेल्स की और अपनी दवाइयों की मेजर कर पाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको हम हुड बोलते हैं, इसको हुड बोलते हैं, इसको इंक्यूबेटर बोलते हैं। इसके अंदर सेल्स को हम वैसे ही रखते हैं जैसे कि आदमी के शरीर के अंदर होता है। इसके अंदर टेम्परेचर आप देखेंगे तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 5% ऑक्सीजन के अंदर ये रहते हैं। आप नीचे देख पा रहे हैं, कभी मैं खोल दिया तो वैल्यू कम हो गई, दोबारा वापस हो जाएगा जी। तो ताकि जो सेल का हेल्थ है वो वैसा ही रहे जो मानव शरीर के अंदर है। तो ये सब काम हम यहाँ से करते हैं। और जैसे आप यहाँ से देखेंगे, आप अंदर लेकर जाते हैं तो आप देख पाएंगे हमारी सेल बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज, हमारी बायोकेमिस्ट्री, हमारी मोटर बायोलॉजी। अपनी लैब डॉक्टर साहब कहाँ से मतलब किस स्टैंडर्ड की है? NABL एक्रेडिटेड? तो जहाँ तक हम बात करते हैं एक्रेडिटेशन, भाई साहब ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। एक बायोलॉजिकल रिसर्च को काम करने के लिए हमें कुछ एक्रेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती है और सेल बायोलॉजी के लिए हम बोलते हैं बायोसेफ्टी, क्योंकि हम जिस पे काम कर रहे हैं वो हमें या हमारे साथियों को कोई दिक्कत ना हो और उससे कुछ बीमारियां बाहर ना फैलें, तो उसको बायोसेफ्टी लेवल्स बोलते हैं। हमारी ये लैब अभी बायोसेफ्टी लेवल 2 के लेवल की लैब है। हमारा एनिमल हाउस CPCA द्वारा एक्रेडिटेड है, जहाँ जो कंट्रोल करता है एनिमल एथिक्स कमेटी के साथ, और उसके साथ NABL लैब है, जैसा आपने अभी भी बताया, हमारी केमिस्ट्री लैब के लिए। तो जब हम केमिस्ट्री में जाएंगे तो हम वहाँ देख पाएंगे कि एक्रेडिटेशन कैसे काम करते हैं। अभी जैसे कि यहाँ देख रहे हैं ये सब बायोसेफ्टी के तहत आता है और ये BSL लेवल 2 की लैब है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आज एक बहुत अच्छा वीडियो लैब के बारे में बताया गया है। आप में से जो लोग देखना चाहें वो देख सकते हैं। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज और स्वामी रामदेव जी महाराज, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के फेसबुक पेज को आप लाइक कर लीजिए। जैसे ही आप फेसबुक पे आप सर्च करेंगे तो आप वो पेज लाइक कर सकते हैं। तो उस पेज के ऊपर आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें 10 मिनट में सारी लैब के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है जी। और भाई जी आप जैसा ये देख रहे हैं जो हमारी सेल्स है उनको हम यहाँ स्टोर करते हैं। इसका अभी वर्तमान में टेम्परेचर -74 डिग्री सेल्सियस है और ये सब सेल्स को अल्ट्रा फ्रीजर मोड पर रखता है। तो ये आप देखें जैसे इसके अंदर टेम्परेचर है वो -74 के लगभग है। सब सेल्स में जिंदा रहती हैं और जब भी हो जरूरत हम उन्हें यूज़ करते हैं। तो ये जैसे घर का हमारा फ्रिज होता है वैसे ही हमारे लैब का फ्रिज है, ताकि हमें जैसे जरूरत हो वैसे इस्तेमाल कर सकें। यहाँ आएंगे, इस वाले रूम आएंगे भाई। डॉक्टर साहब एक बार वहाँ चल के उसके बारे में बात करते हैं कि जो महामारी है इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार से जड़ी बूटियाँ काम करते हैं। लैब के लिए डिटेल में वीडियो जिनको देखना हो वो पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के फेसबुक पेज के ऊपर देख सकते हैं। उसमें बहुत डिटेल में लैब के बारे में बताया गया है। आज हम लैब के बारे में बहुत अधिक बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे कि महामारियों से बचाने के लिए किस प्रकार से काम हो रहा है। ये मैंने लैब का आपको एक बहुत छोटा सा हिस्सा दिखाया है। डिटेल वीडियो के लिए आप पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के पेज के ऊपर आप उसको देख सकते हैं। जो कोरोनिल बनाई गई है जो महामारी से बचने के लिए, जिससे हजारों लोग ठीक हुए हैं पूरे देश में। आज हम डेथ रेट कम देखते हैं तो उसका एक बड़ा कारण है कि वो डेथ रेट कम इसलिए है क्योंकि लोग गिलोय का काढ़ा पी रहे हैं, लोग आयुर्वेदिक दवाएं ले रहे हैं और जिनको थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होता है तो वो कोरोनिल ले रहे हैं, कोरोनिल खा रहे हैं, तो उससे ये लाभ मिलता है। अब हम डॉक्टर साहब के ऑफिस में आ गए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये अश्वगंधा है, ये तुलसी है, ये गिलोय है। गिलोय जिसको अमृता कहा जाता है, इसके बारे में आप सब परिचित हैं। तो डॉक्टर साहब ये जो कोरोनिल दवा है ये किस प्रकार से कार्य करती है, क्या क्या इसके अंदर है, थोड़ा सा आप हमें बताइए कि किस प्रकार से इसमें रिसर्च की गई, किस प्रकार से ये जो श्वासारी है ये हमारे फेफड़ों के ऊपर काम करती है। भाई जी ऐसा है कि कोरोनिल जो दवा है, जैसे आप आज आई थिंक सब लोग इस बात को जानते हैं कि इसके अंदर 3 मेन घटक हैं
अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी जो यहाँ पर रखे आपको दिख रहे हैं। अश्वगंधा जो पौधा है, इसके अंदर एक बहुत इफेक्टिव कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है बीथेनोन, और ऐसा ही कंपाउंड गिलोय में पाया जाता है जिसका नाम है टीनोकॉर्टिसाइड। ये दोनों कंपाउंड वायरस की एंट्री को हमारे अच्छे होस्ट सेल के अंदर जाने से रोकते हैं। और जहाँ तक आज की महामारी की बात है और जिस वायरस की आज सब लोग बात कर रहे हैं, उसकी एंट्री भी यही दोनों कंपाउंड रोक लेते हैं। तुलसी उसके साथ साथ उस वायरस का मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक वायरस के 2 वायरस होना, उसको भी रोकती है। तो तुलसी के अंदर एक कंपाउंड है स्क्लेट्रीन, इसका यही काम है। तो इन तीनों औषधियों के प्यूरिफाइड एक्सट्रैक्ट का मिश्रण, उसका नाम है कोरोनिल जी। और कोरोनिल जो दवा बनाई है परम पूज्य आचार्य जी और परम श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद और दिशा निर्देश के हिसाब से ये दवा इन तीनों के साथ ही मिली हुई है। अश्वगंधा के एक्सट्रैक्ट का रीप्यूरिफिकेशन करके एक बहुत ही क्लासिकल तरीके से उसको ढूंढ के और वो एक प्यूरिफाइड कंपोनेंट बना के इस दवा में ऐड किया गया है, और ये दवा बहुत अच्छे से काम भी करती है। जैसा कि आपने कहा कि स्वसारी बटी जो है, जो लंग्स पे काम करती है, और ये एक लंग्स की, फेफड़ों की बीमारियों की एक बहुत अच्छी दवा है और बहुत दिनों से इस्तेमाल से है। लगभग पिछले 25 सालों से परम पूज्य स्वामी जी और परम श्रद्धेय आचार्य जी ने इसके साथ काम किया हुआ है और के बहुत अच्छे क्लिनिकल रेस्पॉन्स दिखाए हैं। हमारे पास के कुछ प्री क्लिनिकल डेटा भी हैं, अगर आपका कैमरा वहाँ दिखा पाए तो। जैसे आप ये देख पाएंगे तो ये एक्चुअली लंग्स की एल्वोलाई हैं, जो एक फंक्शनल यूनिट होती है। जैसा आप यहाँ देख पाएंगे, ये एक नॉर्मल लंग है और जिसकी ये थिकनेस है वो नॉर्मल तरीके से है। जब बीमारी पैदा होती है तो ये बहुत मोटी हो जाती है, जैसा आप देख रहे हैं नीला रंग थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। और ये एक बीमार लंग्स के फोटोग्राफ से जो आप देख पा रहे हैं। जब हम इन एनिमल्स को जिनमें ये दवा दी गई, जब वापस यहाँ चेक करते हैं तो आप देखिए ये वाले एनिमल्स ऑलमोस्ट ऐसे हाथ में वापस कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये स्वसारी रस या स्वसारी बटी के दिए हुए लंग्स के टिश्यूज़ हैं ये, और जो आपका नॉर्मल है, इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। ये बताता है कि ये दवाई वास्तव में काम करती है और लंग्स के जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको वापस नॉर्मल लेके आती है। जी डॉक्टर साहब, आपका कहने का मतलब ये कि फेफड़ों के सेल हैं ये, हाँ। जो हमारी ब्रोंकाई क्या बोलते हैं, ये ब्रोंकस है और ये एल्वोलाई है। ये एल्वोलाइज हैं, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। तो जब बीमार होते हैं तो उनके अंदर सूजन आ जाती है और म्यूकस आ जाता है। और महामारी में भी ऐसा ही होता है कि फेफड़ों में जब वायरस चला जाता है तो फेफड़ों में सूजन आ जाती है। तो ये जो स्वासारी है, ये बहुत पुराना महर्षि चरक सुश्रुत का दिया हुआ फार्मूला है। इस स्वासारी में डॉक्टर साहब कितनी जड़ी बूटियां होंगी? कुल मिला के 9 जड़ी बूटियां हैं और 7 भस्मा हैं इसके अंदर भाई जी। जो मेन जड़ी बूटियां जिनके बारे में लगभग सब लोग जानते हैं वो है मुलैठी, सौंठ, पीपली, मारिच, दालचीनी। पर ऐसी कुछ दवाइयां हैं जो बहुत यूनिक हैं और बहुत रेयर हैं। उनका नाम है काकड़ा सिंगी, रुदंती और अगरकरा। उसके बारे में कम लोग जानते हैं और पूज्य आचार्य जी ने इन सब का एक बहुत यूनिक मिश्रण तैयार किया और जिसको आज हम स्वसारी बटी के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ इसमें 7 भस्मा भी हैं जो सब कैल्शियम बेस्ड भस्मा हैं, जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होती हैं। मुक्ता शुक्ति, अभ्रक, कपर्दक, गोदंती, स्फटिका, प्रवाल पिष्टी और टंगन भस्म। जी डॉक्टर साहब बता रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा एक साधारण भाषा में बताऊं तो ये जो जैसे ये जो दवाई है स्वासारी, ये हम मतलब ये कोई भी ब्रांड बनाता है, जैसे पतंजलि ने बनाई तो इसका फार्मूला महर्षि चरक ने लिखा हुआ है और ये फार्मूला उसी समय ये प्रोप्राइटरी फार्मूला है। तो ये विशेष रूप से बनाई गई है। तो इन लगभग 17-18 दवाइयों के मेल से ये एक दवाई बनाई गई है। जैसे ये अणु तेल है, ये पुराना फार्मूला है, लगभग 26 प्रकार की जड़ी बूटियां इसमें मिली हुई है। इससे ये तेल बनाया गया है कि यदि नाक के अंदर वायरस है तो वायरस नाक के अंदर से गले के नीचे ना आए और गले में इन्फेक्शन ना बढ़े, उसके लिए अणु तेल लगभग 2000 साल पुराना फार्मूला है। महर्षि चरक 2500 साल पुराना फार्मूला है कि 2500 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि ये 24-25 प्रकार की जड़ी बूटियां यदि इस प्रकार से तेल में डालकर बनाओगे तो ये फार्मूला बन जाएगा, जो गले के इन्फेक्शन से, जो नाक के इन्फेक्शन से, जो फेफड़ों के इन्फेक्शन से हमें बचाने का काम करेगा। तो इन तीनों के ऊपर ये कोरोनिल, जिसमें अश्वगंधा है, गिलोय है, इसके साथ तुलसी है। देखिए तुलसी हमारे भारत में पूजनीय है, तुलसी को हम घरों में लगाते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी माता की शादी की जाती है। और मैं एक बहुत रोचक प्रसंग आपको बताऊं, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सत्यता है, लेकिन कलकत्ता में मेरी बुआ जी रहती हैं तो मुझे घर में बताया कि उन्होंने फ्लैट लिया, तो वो जब घर छोड़ के गए तो उन्होंने तुलसी, मेरे मुंह से तो उसके बाद तुलसी के लिए माँ ही निकलता है, तुलसी माँ को छोड़कर वो वैसे चले गए कि चलो नहीं लगा लेंगे, ये पुराने गमले में है, फ्लैट के अंदर ये पुराना मिट्टी का गमला कहाँ लेकर जाएंगे। तो उन्होंने 50 तुलसी लगाई
लेकिन उनके नए फ्लैट में नई वो तुलसी लाकर लगाते तो तुलसी लगती नहीं थी, तो फिर वो आकर सम्मानपूर्वक गमले वाली उसी तुलसी को लेकर गए, उसके बाद घर में तुलसी लगी। तो ऐसे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे जगदीश चंद्र बोस ने तो ये सिद्ध किया कि पेड़ पौधों के अंदर संवेदनशीलता होती है, वो स्पर्श को महसूस करते हैं। जैसे मैं इस पौधे को तोड़ूंगा और उसके बाद मैं यदि किसी दूसरे मैं यहाँ पर दोबारा आऊँगा तो ये पौधा डरने की एक्टिंग करेगा, ये डरेगा। तो ये गुण बताए गए हैं। तो ये तुलसी है, ये हाईली इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। अश्वगंधा है, ये हमने 2-3 दिन पहले भी बात की थी, ये कितना चमत्कारिक पौधा है और हमारे पूर्वजों को इसको पता था कि इसका पत्ता हम चबा के खाएं तो वजन कम होगा, इसकी जड़ का पाउडर लें तो वजन को बढ़ा देगा। देखो इसके अंदर ऐसे अल्कोलाइड हैं जो पत्ते के अंदर कुछ और हैं, जड़ के अंदर कुछ और हैं, और हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे उनको ढूंढा होगा, ये भी अद्भुत चमत्कार है। और अमृता और गिलोय के बारे में तो आज पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धाचार्य जी ने पूरे देश व दुनिया को जगा दिया, पूरे देश व दुनिया को बता दिया कि ये अमृत की बूंदों से बनी हुई अमृता है। तो ये सारी चीजें, इस चीजों के अलावा लगभग 17 जड़ी बूटियां इसमें स्वासारी वटी में। और ये देखिए डॉक्टर साहब, आपने एक एक्सपेरिमेंट आप बता रहे थे ना कि आपने ये किया कि एलोपैथी की दवाएं भी दी एक ग्रुप को, हाँ, और एक ग्रुप को स्वासारी दी। तो एलोपैथी की दवाएं और स्वासारी में कैसे अंतर आया? आप यहाँ जैसे देख पाएंगे तो ये आपका डिजीज कंट्रोल एनिमल है। जी जी, मतलब कि ऐसी जानवर जिनमें बीमारी पैदा हो रखी है। जी जी, जो लाल रंग का आप बार देख पा रहे हैं जी, जो पिंक कलर का बार है ये डेक्सामेथासोन है। अच्छा, डेक्सा क्या होती है डॉक्टर साहब? डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉइड है जो एलोपैथी में दी जाती है लंग्स की प्रॉब्लम के लिए जी। तो हम ये दिखा पाए कि आप जब डेक्सामेथासोन देती है तो उसका रेस्पॉन्स कम होता है जी। इसका क्या मतलब है डॉक्टर साहब इतने ग्राफ का कि ये इसका मतलब बता रहा है कि कोलेजन कितना जमा हुआ है लंग्स के अंदर, मतलब खराबी कितनी है, खराबी कितनी है जी। तो जितना रेस्पॉन्स उसका आ रहा है लगभग उसका मिलता जुलता रेस्पॉन्स सोसारी ने भी दिया है जी। और मैं आपको एक और इसके साथ दिखाऊंगा डेटा जी। मेरे साथ कंप्यूटर थोड़ा। डॉक्टर साहब ये रिसर्च कहीं छपी भी है या ये केवल ये रिसर्च पब्लिश्ड है बायोमेडिसिन एंड फार्माकोथेरेपी जर्नल में। मैं इनफैक्ट उसी पेपर को आपको दिखा रहा हूँ और ये उस पेपर का फ्रंट पेज है जैसा आप देख पाएंगे यहाँ पे। पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी लगातार बताते रहते हैं कि बहुत से रिसर्च पेपर पतंजलि की लैब ने पब्लिश किए हैं। उनमें से पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी के मार्गदर्शन में तो कितने रिसर्च पेपर डॉक्टर साहब आपने आयुर्वेद के ऊपर पब्लिश किए होंगे? पिछले 1.5 साल में हमारे 25 रिसर्च पेपर्स हैं जो अच्छे जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं, जो इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, जो इम्पैक्ट फैक्टर के आधार पर आप देखें तो 4 से ज़्यादा आगे जाके बैठते हैं पर पेज को लेके। सो ये एक मान्यता प्राप्त रिसर्च होती है और इसको छापने के लिए भी हमें अपने पीयर्स, मतलब जो हमारे जैसे और साइंटिस्ट हैं, उनके पास हम पेपर्स भेजते हैं। उनको जब लगता है कि ये एक्सेप्टेबल है, जो जर्नल के एडिटर्स हैं उसको मान जाते हैं, तभी वो पेपर पब्लिश हो पाते हैं। तो ये एक अच्छी रिसर्च है। मतलब हम कह सकते हैं कि आज पतंजलि ने मॉडर्न मेडिकल साइंस में जहां एलोपैथी में जैसे रिसर्च होती है, सेल लाइन रिसर्च, एनिमल रिसर्च करके एक डाटा को कैरी करना और अलग अलग प्रकार से रिसर्च करना, उसकी टक्कर का काम हम कर रहे हैं। उसकी टक्कर का और उससे ज़्यादा वाला काम हम कर रहे हैं जी जी। क्योंकि हम सिर्फ एक ही बीमारी पर काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी बीमारियों पर काम कर रहे हैं। तो जैसे आप सब लोग जानते हैं कि आयुर्वेदा एक ही बीमारी को 50 तरीके से अटैक करता है, एलोपैथिक में 1 to 1 होता है। तो ये बेनिफिट हमें आयुर्वेदा से मिलता है और हम ऐसा बहुत कुछ कर भी पा रहे हैं जी। और जैसे कि आपने कहा था, ये एक वैसा पेपर है जो बात करता है सोसारी वटी का, सोसारी रस के बारे में, जो बायोमेडिसिन एंड फार्माकोथेरेपी में पब्लिश्ड जी जी। डॉक्टर साहब वो जो डेक्सा और जो एलोपैथी की दवाएं, जैसे आजकल हम समझते हैं कि जिनको दमा अस्थमा हो गया उनको तो एलोपैथी की दवाई स्टेरॉइड ही खाना पड़ेगा, तो उसके कंपेरिजन में हमारी आयुर्वेद की दवाएं का क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी कोई रिसर्च हो तो आप जैसे ये देखिए, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमारे लंग्स के अंदर जब कोई इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है, तो लंग्स के अंदर बहुत सारी सेल्स का नंबर बढ़ जाता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि लंग्स के फ्लूइड के अंदर कितनी सेल्स हैं। ये नंबर लगभग 600 मतलब 6 लाख सेल्स पर ml पहुँच चुकी हैं जब बीमारी पैदा हो जाती है। एलोपैथिक की दवा डेक्सामेथासोन डालने के बाद वो नंबर कम हो जाता है, लगभग ये समझिए 2.5 लाख तक आ जाता है। पर जो हमारी दवाइयाँ हैं, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, दिव्य सोसारी वटी, उनको आप देखिए तो वो नंबर भी लगभग 2 लाख के नंबर आ जाता है, जो कि नॉर्मली पाया जाता है। जो आप काले रंग का बार देख रहे हैं, ये एक्चुअली नॉर्मल लेवल है लंग्स के अंदर। ये बीमारी के साथ बढ़ गया, ये डेक्सामेथासोन ने इसको कम कर दिया और हमारी दवाई ने 3 अलग अलग डोजेस पे डोज डिपेंडेंट के तरीके से इसको इनको DSR मतलब स्वासारी वर्ड, ये जो रस, ये जो हमारे पूर्वजों ने बताया है कि वासा, हमारे पूर्वजों ने ये जो बताया, जैसे जड़ी बूटियां, हमारे पूर्वजों ने कहा कि मुलेठी, काकड़ा सिंगी, रुदंती, सौंठ, छोटी पीपली, मारीच, दालचीनी, अकरकरा, लवंग,
मुक्ता शुक्ति भस्म, अभ्रक भस्म, कपर्दक भस्म, गोदंती भस्म, स्टफिक भस्म, प्रवाल पिष्टि, टंकण भस्म, ये इतना बड़ा विज्ञान था। डॉक्टर साहब एक बार उस ग्राफ को कीजिए। मैं अपने साथियों को बताना चाहूँगा कि मैं भी आपकी तरह बिल्कुल लेमैन हूँ। तो जब दमा अस्थमा होता है तो होता क्या है कि जब खांसी आती है तो अंदर बलगम जमा हो जाता है, और ये बलगम क्या होता है, ये बलगम के अंदर फिर मरे हुए सेल्स मिल जाते हैं। तो उससे पता लगा, लंग के सेल लेते हैं और उसमें पता लगाते हैं कि पर मिलीमीटर में कितने, पर ml में कितने मरे हुए सेल्स हैं। जो म्यूकस है, जो जिसको आप बलगम कह लें, जिसको आप ये कह लें कि जो कफ आता है वो कफ है। तो जब बीमारी होती है, अस्थमा होता है, जैसा महामारी के बीच में भी होता है कि वो जो फेफड़ों के ऊपर अटैक करता है तो वो 5 लाख तक पहुंच जाता है। 6 लाख हो गया। डेक्सा एक कोई एलोपैथी की दवा है, डेक्सामेथासोल देते हैं, तो ये लगभग 4.25 लाख के लगभग रहता है, 3.5 लाख। DSR ये दिव्य श्वासारी रस देते हैं, ये हमारी डोज है, ये डोज है 135 का दिया, ये दिया तो 3 लाख हो गया। और जब 400 मिलीग्राम पर किलोग्राम दिया तो ये देखिए लगभग नॉर्मल में 190 के आसपास होता है। तो ये नॉर्मल से भी थोड़े नीचे आ जाता है, मतलब नॉर्मल से जो स्वस्थ व्यक्ति के फेफड़े होते हैं वैसे बन जाते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे रसोई घर में हमारे जो मसाले प्रयोग होते हैं, हमारा जो आयुर्वेद का ज्ञान है वो बहुत सुपर साइंस है। हमें उसको हीन दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है कि किसी को दमा अस्थमा है तो डेक्सा ही लेना पड़ेगा। दमा अस्थमा है तो हमारी आयुर्वेद की दवाएं भी काम करती हैं, बहुत अद्भुत काम करती हैं। जी डॉक्टर साहब आगे बताइए। जी तो ऐसा ही हम और भी बहुत सारे पैरामीटर पे देख सकते हैं कि जो लंग्स हैं उनकी हालत कैसी है, उन सबको क्वांटिफाई कर सकते हैं। ये डॉक्टर साहब किस जानवर के ऊपर किया गया? ये काम चूहों पे किया गया है। चूहों के ऊपर किया गया। जी जैसा भी आप बात कर रहे थे म्यूकस फॉर्मेशन की, कि म्यूकस कितना सारा बन रहा है, तो म्यूकस जो आप देख रहे हैं यहाँ जो पर्पल कलर का है, जो बैंगनी रंग का आपको स्टनिंग दिख रही है, ये म्यूकस दिखा रही है बलगम कितना इकट्ठा हो गया है। और ये बलगम का लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है। ये आपका नॉर्मल लंग्स हैं और ये आपके बीमारी वाले लंग्स हैं। और जैसे जैसे हम दवाइयाँ दे रहे हैं और आप देख रहे हैं इसमें म्यूकस का लेवल कम हो गया, तो ये बैगनी रंग से वापस नीला रंग हो गया और एक एक सेल अलग अलग दिख रही है। ये इंडिकेट करता है कि म्यूकस का लेवल लंग्स के अंदर कम है, उन लंग्स में जहाँ पे जानवरों को, चूहों को, जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल है। रियल फोटो हैं कि बनाए हुए हैं? ये रियल फोटो है। ये रियल उन सेल्स के फोटो हैं जो चूहों के अलग अलग सैंपल लिए गए। कितने चूहों के ऊपर सैंपल किए? ये लगभग 50 चूहों का एक्सपेरिमेंट, 50 चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट थे। किसी को डेक्सा दी गई, किसी को नहीं दी गई, किसी को 135 ग्राम की वो अपनी दवाई दी, किसी को 400 ग्राम की दी। तो अलग अलग डोज के ऊपर भी ट्रायल हो रहा है। तो जो साइंटिफिक ट्रायल होता है ना कि एक ग्रुप को कुछ नहीं दिया, एक ग्रुप को ये दिया, एक ग्रुप को वो दिया, वैसा साइंटिफिक ट्रायल आज पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी की कृपा से आज पूरी दुनिया ने पहले तो योग को माना और अब आयुर्वेद की शरण में आ रही है। मैं तो आश्चर्य करता हूं कि अभी यूके के अंदर, लंदन के अंदर वहां के हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये एडवाइजरी जारी की कि अगर कोरोना की महामारी में स्ट्रेस से, एंजाइटी से, बीमारी से बचना है तो आपको योग करना पड़ेगा। यूएस ने भी यही गाइडलाइन जारी की। जी डॉक्टर साहब आगे कुछ हो? ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस। उसके अलावा जो एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके बारे में लोग आजकल बोलते हैं, जो हमारी महामारी चल रही है, उसके अंदर एक शब्द आता है साइटोकाइन स्टॉर्म। जो साइटोकाइंस है उनका तूफान आ जाता है और वो जो तूफान है उसकी वजह से लंग्स के अंदर म्यूकस भर जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और बहुत सारे केसेस में पेशेंट्स की मौत का कारण वो साइटोकाइन का तूफान होता है। हमने इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ दिखाया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक साइटोकाइंस होता है इंटरल्यूकिन 6, IL-6 बोलते हैं शॉर्ट में, और इंटरल्यूकिन 6 एक किंग पिन है, एक मास्टर पिन है जो साइटोकाइंस को कंट्रोल करता है। बाकी सब साइटोकाइंस उसके पीछे पीछे चलते हैं, ये उनका लीडर होता है। तो हमने देखा जब लंग्स में अस्थमा पैदा हुआ, एक लंग्स की बीमारी पैदा हुई, तो साइटोकाइन का लेवल इतना सारा बढ़ गया। ये नॉर्मल है और ये जब बीमारी पैदा हुई तो यहाँ तक पहुँच गया। उन्हीं लंग्स में जब हमने साइटोकाइंस का लेवल नापा, जहाँ डेक्सा दिया तो उतर के थोड़ा नीचे तो आया, पर जो हमारी दवाइयाँ हैं उनको डोज डिपेंडेंस तरीके से आप देखिए वो भी लगभग उतना ही लेवल ले आए जितना कि एलोपैथिक की स्टेरॉइड लेके आती। और स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट के बारे में हर कोई जानता है, हर कोई इंसान स्टेरॉइड को ले नहीं पाता और ले लेता है तो झेल नहीं पाता। दिव्य सुसारी रस, दिव्य सुसारी वटी इस केस में निरापद है, इसके साइड इफेक्ट्स रिपोर्टेड नहीं है, कोई कैसा भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि सब जड़ी बूटियाँ और औषधियाँ हैं और जो इफेक्ट है वो उतना ही है जितना एलोपैथिक दवाई देती है। देखिए हम आपको ये कुछ कोई भी चीज़ बेचने के लिए नहीं दिखा रहे। देखिए देश के अंदर 12 लाख कंपनियां हैं, 12 लाख कंपनियों में से केवल एक पतंजलि ऐसी कंपनी है जिसका उद्देश्य है कि हमारा 100% चैरिटी में लगाना है। ये तो हमें एलोपैथी की जहर से लोगों को बचाना है। ये गिलोय आप घर में प्रयोग कर सकते हैं, तुलसी आपके घर में है, आप
घर में से प्रयोग कर सकते हैं। रोज पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी आस्था टीवी के ऊपर, संस्कार टीवी के ऊपर बताते हैं कि आपको कोई भी बीमारी हुई तो उस बीमारी से कैसे आप जड़ी बूटियों का, रसोई घर के मसालों का आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये 3 जड़ी बूटियों को मिलकर बनाई गई दवा है और इसके साथ साथ ये फेफड़ों के लिए स्वासारी वटी है, इसमें लगभग 16-17 दवाइयां हैं। और ये जो अणु तेल है, ये अणु तेल भी लगभग 26 जड़ी बूटियों को मिला के बनाया गया है। तो इस डॉक्टर साहब, इससे कोई ठीक भी हुआ है क्या? आपके पास कोई रिपोर्ट है? अरे सर, बहुत सारे रिपोर्ट है सर। मेरा तो सर पूछे व्हाट्सएप भरा ही रहता है इन चीज़ों से। आप कहिए तो मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो, कुछ लोगों को जिनको महामारी हुई हो और जिन्होंने इसको लेके इससे ठीक हुए हों। मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास अभी कुछ वीडियोस आए थे और मैं शायद प्ले कर पाऊंगा। आप सुन पा रहे हैं? ठाणे मुंबई में रहता हूँ मैं। आवाज़ स्वामी करिएगा जी की, शीला जी, ये शायद ये चल नहीं पा रहा है। मैं दूसरा वीडियो प्ले करता हूँ, थोड़ी आवाज़ तेज आएगी। श्रद्धेय आचार्य श्री और स्वामी जी को मेरा सत सत प्रणाम। मैं श्याम सुंदर, हरियाणा, पानीपत, गांव डाडोला, तहसील बापोली, जिला पानीपत से मुझे कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी मेरी, और मैंने उसके बाद न डरते हुए पतंजलि कोरोनिल स्टार्ट की। अणु तेल सवेरे सवेरे खाली पेट नाक में डाला, उसके साथ साथ कोरोनिल ली, उसके साथ साथ योग अभ्यास किया और मेरा दूसरा टेस्ट नेगेटिव आया है। धन्यवाद स्वामी जी। ओम। हमारे ये आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। जी, कोई दूसरा दिखाइए डॉक्टर साहब। कोई और भी आया? स्वामी जी प्रणाम। ये आवाज़ चाहिए। इस कोरोना के काल में आपने कोरोनिल के रूप में जो इम्यूनिटी बूस्टर, जो एक दवाई के रूप में आप सब देशवासियों को, विश्ववासियों को आपने एक तोहफा दिया है, उसके लिए मैं आपका हृदय से शुक्रगुजार हूँ। स्वामी जी, मैं एक बैंक में कार्यरत हूँ और दिन भर न जाने कितने ही लोगों के साथ संपर्क बनाना पड़ता है, लेकिन मैं कोरोनिल का सेवन लगातार पिछले 2 महीने से कर रहा हूँ और साथ में योग कर रहा हूँ, जिस वजह से मेरे शरीर में पूर्ण रूप से इम्यूनिटी बनी हुई है और मैं एक भी बार किसी भी प्रकार से ना खांसी ना जुकाम किसी भी प्रकार से बीमार नहीं पड़ा हूँ। ये सब कोरोनिल और योग का कमाल है। और साथ ही मैंने अपने बहुत से दोस्तों को इसका सेवन करने की राय दी है और वो भी स्वस्थ हुए हैं और उनका भी लाभ जो है काफ़ी लोगों ने लिया है। तो इसके लिए मैं आपका दिल से आभार प्रकट करता हूँ। डॉक्टर और दिखाते हूँ आपको भाई जी। आई थिंक काफ़ी लोग हैं जो रिपोर्ट करते हैं अपने मैं संजय बट्टड़, वापी, गुजरात से। मुझे और मेरे परिवार में मेरे और मेरी विशेष मेरा लड़का, इस तीनों को एकाएक हाथ पैर में दर्द करना, बुखार, खांसी, ये सभी प्रॉब्लम आना चालू हो गया। तो हम एक बार डर गए कि हमें कोरोना तो नहीं हुआ, लेकिन फिर हमने होम्योपैथी, एलोपैथी औषध चालू किया, इंजेक्शन दिया, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं हुआ। फिर योग गुरु कांता दीदी ने हमें सजेशन दिया कि पतंजलि की कोरोनिल किट लेके आओ और वो चालू करो। मैं और मेरी मिसेस और मेरे लड़के ने पतंजलि की जो कोरोनिल की दवा है वो 3-4 दिन ही लिया तो मुझे बहुत अच्छी तरह से फ़र्क महसूस होने लगा। ऐसे में 1 महीना कंटिन्यू उसको दवा लिया। अब मैं और मेरा परिवार एकदम स्वस्थ हूँ और मैं इसके लिए योग गुरु कांता दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और पतंजलि को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, ये कोरोनिल जैसे जो एलोपैथी की दवाएं आई हैं, रेमडेसिविर वगैरह और जो दूसरी जो बहुत महंगी हैं, जो लगभग मुझे लगता है एक डोज 5-5 हज़ार रुपये की है, तो वो उनकी इफेक्टिवनेस को हम किस तरीके से नाप सकते हैं? वो कितनी इफेक्टिव हैं? क्या वो सब जगह अप्रूव हो गई? क्या उससे 100% मरीज ठीक हो जाते हैं? इसकी कोई गारंटी है? अभी ऐसा कुछ गारंटी है नहीं। और जैसा आपने बताया रेमडेसिविर के बारे में, रेमडेसिविर एक्चुअली जो दवा है वो बहुत पहले इबोला वायरस के लिए खोजी गई थी और FDA ने US में उसकी उपयोग की परमिशन नहीं दिया था। वो ऑफ लेवल ड्रग था और उसको जैसे आपने देखा शुरुआत के टाइम पे जब ये वायरस फैल रहा था, उस दौरान लगभग हर एक दवाई को ट्राई किया जा रहा था, रेमडेसिविर से लेके हाइड्रोक्सी
क्लोरोक्विन से लेके आइवरमेक्टिन, हर एक दवा जो काम कर सकती है लोग ट्राई कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त शायद कुछ वो हमारे हाथ में था नहीं। तो रेमडेसिविर की अपनी एफिकेसीज हैं, पर उसके भी थोड़े अभी ट्रायल होने बाकी हैं, बहुत सारा काम उस पर चल रहा है। पर जहाँ तक मेरा मानना है, आयुर्वेदा कहीं भी उस तरीके से पीछे नहीं है। बहुत सारी ऐसी औषधियाँ जैसे कोरोनिल किट है हमारी, इसका एक अच्छा इस्तेमाल है, और जैसा आपने देखा कि बहुत सारे रोगी और उनके परिवार ये दवाई खा के ठीक हुए हैं, और सच पूछिए वायरस के भय से मुक्त हुए हैं, जो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर हमारी सोसाइटी पे रहा है और अभी भी थोड़ा थोड़ा है, उसको उससे मुक्त कराने का जो बहुत बड़ा काम कोरोनिल ने किया हुआ है। तो एक चीज़ आपको भाई जी और बताना चाहूँगा, जो शायद डिस्कशन में हम लोग मिस कर दिए, कि इन दवाओं को लेना कैसे है। जी, तो डॉक्टर साहब बुखार जैसे कई बार लोगों को हल्का हल्का बुखार रहता है, गला खराब रहता है, रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई या रिपोर्ट नहीं करवाई, तो वो लोग क्या करें? घर पे रह के वो क्या कर सकते हैं कि जिससे उनको भय ना रहे? वो तुरंत ऐसा करें कि सबसे पहले शुरुआत करें अणु तेल से। सुबह ही सुबह खाली पेट हर एक नाक के छेद में 4-4 बूंदा डालें, और डालने के बाद इसको अंदर गहरी सांस ना खींचें, सिर्फ लेटे रहें और तेल हल्के हल्के गले तक पहुंच जाएगा। किसी किसी लोगों को ये गले में चुभता हुआ दिखाई देता है और ऐसी फीलिंग आती है कि उल्टी सी आ रही है, पर ऐसा होता नहीं है, और होता है तो सिर्फ 1 या 2 बार होता है, उसके बाद बॉडी यूज्ड टू हो जाती है। इसका काम ये है कि अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे इन्फेक्टिविटी है या बहुत सारे वायरस से संक्रमित लोग हैं, तो अगर उनके थ्रू, अगर हवा के थ्रू या उनके छूने की वजह से कहीं वायरस आपके पास आ रहा हो, और जो मोड ऑफ एंट्री है वायरस की वो नाक, आँख और मुंह है, तो नाक का जो एटलीस्ट रास्ता है, ये तेल उससे आपको सुरक्षा देता है, और इसको डालने से बहुत फ़ायदा होता है। उसके बाद इसके डालने के 10 या 20 मिनट बाद, तो डॉक्टर साहब जो लोग अभी बाहर जैसे जिनको निकलना पड़ता है, अनलॉक हो चुका है, नौकरी पे जाना पड़ता है, अगर संक्रमण का थोड़ा सा भी डर हो, तो नाक में हल्का सा पानी आए, नाक में जुकाम महसूस हो या गले में खराश महसूस हो, तो ये तेल बहुत लाभकारी है। बहुत लाभकारी। डॉक्टर साहब ये कितने साल पुराना फार्मूला है? ये 2500 क्या साल पतंजलि ने बनाया है या ये पहले का फार्मूला है? ये महर्षि चरक द्वारा डिफाइंड है, और ये पिछले 2500 साल से भी पुराना फार्मूला है, जो हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में लिखा हुआ है। मतलब इसका मतलब मैं इसको सिंपली भाषा में कहूं कि इसके अंदर वही चीजें हैं जो महर्षि चरक सुश्रुत ने हजारों साल पहले कही। इसमें आपने कोई फेरबदल नहीं किया, केवल इसके ऊपर ट्रायल करने का काम किया कि ये कितना इफेक्टिव है। 2 काम किए इसमें। एक तो ये कि उसको बना के सबके लिए सुलभ करा देंगे, हर कोई ऐसी औषधियाँ मिला के बना नहीं सकता, और दूसरा इसको एक कंफर्टेबल नेजल ड्रॉप फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिसको नाक में लगाने में सुविधा हो जाए। तो 2 काम रहे, और तीसरा हमने इसका साइंटिफिक वैलिडेशन किया, साइंटिफिक ट्रायल किया, और बताया वास्तव में काम करता है। तो डॉक्टर साहब ये कोरोनिल के ऊपर जो विवाद पैदा हुए थे कि जी बैन लगा दिया, कोरोनिल मिल नहीं रही, ये तो जो काफ़ी सारे मीडिया में चले, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई वैक्सीन बेचने की बहुत बड़ी लॉबी रही हो, जिसमें यूं हो कि ये करना है, और अभी ये सब जगह उपलब्ध है कि किसी को चाहिए तो कहाँ से ले सकता है? हमारे जितने मेगा स्टोर हैं ऑल ओवर इंडिया में, सब जगह कोरोनिल किट्स उपलब्ध हैं, और जो हमारे नॉर्मल स्टोर है वहाँ भी। कितने रुपए की है डॉक्टर साहब? रेमडेसिविर की एक दिन की डोज 5000 रुपए की थी, तो ये कितने की है? ये 545 रुपए की डोज है, जिसके अंदर 160 टैबलेट है, 80 और 25 ml ये तेल। बेसिकली एक परिवार के, पूरे परिवार के 7 दिन की दवाई 545 रुपए में ये आपके पास उपलब्ध होती है। इसका मतलब ये है कि आपने जिस महामारी के लिए लोग 10-10, 20-20 हजार, 8-8, 10-10 लाख रुपए लेते हैं, आपने उसका इलाज, अगर मैं 4 सदस्यों का परिवार बनाऊं और ये 500 रुपए की दवाएं हैं, तो 100-125 रुपए में आपने घर बैठे उसको एक रास्ता दिखा दिया कि कैसे उसको लक्षण हो तो वो घर बैठे हमारे पूर्वजों के हजारों साल पुराने फार्मूले से अपने आप को ठीक कर सकता है। ये पूज्य महाराज जी और स्वामी जी और आचार्य जी का अपना एक वरदान है, और एक तरीका है कि हम कैसे इन वायरस से लड़ सकते हैं और कैसे भयमुक्त हो सकते हैं। डॉक्टर साहब इसके अंदर जैसे किसी को बुखार का लक्षण आता है, कुछ और आता है, तो क्या इसमें ऐसे भी कुछ तत्व हैं जो उसको बुखार को भी ठीक करते हैं, जो महामारी की वजह से कमजोरी आ जाती है उसको भी ठीक करने के लिए कुछ है इसमें? बिल्कुल, जैसे मैं आपको बता रहा था, इस तेल के बाद जो हम दवा लेते हैं वो सोसारी लेते हैं, जो खाली पेट लेनी होती है। नाश्ता करने से आधा घंटे पहले गुनगुने पानी से 2 गोलियां, और नाश्ता करने के आधे घंटे बाद गुनगुने पानी से कोरोनिल। स्वासारी खाना खाने से पहले लेनी है और ये खाना खाने के बाद लेनी है जी, और गुनगुने पानी से लेनी। डॉक्टर साहब इसका कैसे फर्क पड़ता है कि पहले क्या लेना है बाद में क्या लेना है? तो पहले इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है या ये अंदाजे से ही कह दिया कि चलो 2 पहले ले लो 2 बाद में ले लो? नहीं, ऐसा क्या है, इसके अंदर कुछ भस्मा है, तो जो भस्म है उनकी सॉल्युबिलिटी खाली पेट थोड़ी अच्छी रहती है, तो जब आप, तो इसके पीछे भी साइंस है? बिल्कुल साइंस है। तो जो भी काम हम अभी यहाँ कर रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं, इस पे भी लिखा हुआ है कि टेस्टेड एंड वेरीफाइड मेडिसिन बाय पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा
परीक्षित है, सत्यापित औषधि। तो ये सब साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, साइंटिफिक वैलिडेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो जब आप उसको खाली पेट रहते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन बेटर होता है और अच्छे से शरीर इसका इस्तेमाल कर लेता है। कोरोनिल ऑन द अदर हैंड आप खाने के बाद लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा बेटर रहता है। इसको खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद गुनगुने पानी से लेना होता है। अब आपका अगला क्वेश्चन भाई जी होगा कि गुनगुने पानी से क्यों लेना है? जी सादा बिल्कुल। पानी से क्यों हाँ, सादे लेना से है? भी ले सकते हैं। हाँ, तो गुनगुने का क्या है कि ये जो दवाइयाँ हैं जिस तरीके से इनको बनाया जाता है, इनके अंदर जो प्यूरिफाइड एक्सट्रैक्ट्स हैं उनका घुलन, उनकी सॉल्युबिलिटी गुनगुने पानी में थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जब गुनगुने पानी से लेते हैं तो ये फटाफट घुल के शरीर को प्राप्त हो जाते हैं। ठंडे पानी में थोड़ा टाइम लगता है। जी। तो इसीलिए गुनगुने पानी से लेना अच्छा माना जाता है। जी, तो इसके पीछे भी मतलब हमारे जो पूर्वजों ने एक एक बात कही कि भोजन के बीच में पानी नहीं पीना, भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। जो पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी रोज जो छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं कि बैठकर खाना खाना है, चबा चबा कर खाना खाना है, खाने के अंदर लार मिल जाए, सुबह सुबह योग करना है, रात को सोते हुए तलवों के ऊपर तेल लगाना है, जो पूज्य आचार्य जी आजकल सुबह इंडिया टीवी के ऊपर आस्था के ऊपर, संस्कार के ऊपर बता रहे हैं। तो इसका मतलब इसके पीछे हम मूल में साइंस माने, बिल्कुल है सर। ऐसा नहीं कि तुकबंदी से कुछ भी लिख दिया। और तुकबंदियों से सर भाई जी ऐसा रियली होता नहीं है। इसके पीछे एक साइंस है और जैसा आपने बताया कि लार मिला के खाने से खाना अच्छा पचता है, क्योंकि कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो हमारे लार में पाए जाते हैं। जैसे अगर आप एक रोटी लेके चबाना शुरू कर दें, थोड़ी देर में वो मीठी लगने लगती है। वो क्यों? क्योंकि हमारे लार में एक एंजाइम होता है एमाइलेज, जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। और आप जानते हैं शुगर मीठा ही होता है। जी। तो शुरू में स्टार्च का कोई टेस्ट नहीं आ रहा होता, जी। जैसे जैसे आप चबाते हैं वो मीठा होने लगता है, क्योंकि शुगर की वैल्यू बढ़ती रहती है। जी डॉक्टर साहब, ये जो कोरोनिल है इसके अंदर जो तुलसी, अश्वगंधा और जो गिलोय है, जैसे गिलोय तो अब देश और दुनिया के करोड़ों लोगों ने पीनी शुरू कर दी है। और देखिए आपके घर के आसपास जो जड़ी बूटी है उनका प्रयोग भी पतंजलि की ओर से रिसर्च करके बताया जाता है। तुलसी आपके घर में है, गिलोय आपके घर में है, नहीं है तो आप जरूर लगाइए। अश्वगंधा आपके घर में है। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के जन्म दिवस पर 4 अगस्त को पूरे देश में करोड़ों की संख्या में ऐसे पौधे बांटे जाते हैं। अकेले हरिद्वार में 1.25 लाख की संख्या में ये गिलोय पतंजलि की ओर से वितरित की गई है, ताकि पूरी दुनिया घर बैठे आयुर्वेद से स्वस्थ हो सके। इसमें डॉक्टर साहब ये जो गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा है, ये और क्या क्या काम आती है इसमें? जैसे और क्या क्या करेगी? जैसे हमने अश्वगंधा लिया तो ये अश्वगंधा जैसे इसकी टैबलेट बनानी है तो ये अश्वगंधा का पौधा हमने उखाड़ लिया, मान लीजिए बड़ा पौधा है ये, तो उखाड़ के इसका प्रोसेस क्या होता है टैबलेट बनाने का? इसके 2 तरीके हैं भाई जी। एक तो ये जैसा आपने शुरू में बताया कि जो उसकी पत्तियों के अंदर के केमिकल्स हैं और जो जड़ के अंदर, दोनों में अंतर होता है। इस केस में हमने पूरे पौधे का इस्तेमाल, पंचांग लिया है, जो आयुर्वेद में कहते हैं। पंचांग है, मतलब इसके पत्ते, टहनियाँ, पुष्प और जड़ें, जिससे सारे एल्कोलाइड सारे इसके उसके अंदर आ गए। जी। उनको एक साथ लेके हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अपनी लेबोरेटरी में, जहाँ इसके अंदर के इफेक्टिव कंपोनेंट को आइसोलेट किया जाता है। उस एक्सट्रैक्ट को हम दोबारा री एक्सट्रैक्ट करते हैं और एक स्पेसिफिक सेलेक्टेड टुकड़े को लेते हैं जिसके अंदर ऐसे कंपाउंड हैं जो वायरस की एंट्री को हमारे अच्छी कोशिकाओं में जाने से रोकते हैं। तो मतलब वो एक आप जैसे समझिए एक डबल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है इस पौधे के एक्सट्रैक्ट्स का, जो इस कोरल औषधि के अंदर गया हो। जैसे मैं इसको ये कहूँ कि हमने यदि 1 किलो ये तना लिया, ये पौधा लिया, तो उस 1 किलो से एक्सट्रैक्ट कितना निकलेगा? अगर बहुत अच्छा वाला एक्सट्रैक्ट हुआ और बहुत अच्छी क्वालिटी का तना और पौधा है तो सूखे हुए पौधे में से ये समझिए कि 1 किलो में से 100 ग्राम आपको एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा। उस 100 ग्राम में से हम फर्दर एक्सट्रैक्ट करके 50 से 55 ग्राम के लगभग प्यूरिफाइड एक्सट्रैक्ट लेते हैं, वो इस दवा में जाता है। तो शुरू में जैसा आप कह रहे हैं कि दवा उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, वो यूं नहीं हो पा रही थी क्योंकि हमें उस एक्सट्रैक्ट को बनाने में टाइम लग रहा था। अच्छा, जो शॉर्टेज अभी दिखाई देते हैं कि कोरोनिल मिल नहीं रही, कहीं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही, हम महामारी से कैसे लड़ें? तो जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया कि उपलब्ध हो जाएगी, नहीं उपलब्ध है तो आप गिलोय को ले लीजिए, तुलसी ले लीजिए, अश्वगंधा ले लीजिए। अणु तेल आपके यहाँ अगर नहीं मिला है तो तब तक आप तिल का तेल है, सरसों का तेल, जो स्वामी जी ने पूरे मीडिया हाउस में आके बताया। लेकिन अभी जैसे ये क्योंकि एक्सट्रैक्ट है, इसके लिए सारी चीज़ें 26 जड़ी बूटियाँ ये चाहिए, जो इसके अंदर 25-26 प्रकार का जड़ी बूटियाँ हैं वो चाहिए, इसके अंदर 16 प्रकार की भस्मों से लेकर जड़ी बूटियाँ हैं वो चाहिए, और इसके अंदर इसका एक्सट्रैक्ट चाहिए, ये तभी एक बनती है। इसका मतलब इसमें कंसंट्रेटेड इसका एक्सट्रैक्ट है एक तरीके से। तो इसके डॉक्टर साहब और क्या फायदे होंगे? जैसे महामारी से तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, उसके इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। कुछ अश्वगंधा तो पहले भी प्रयोग करते थे जब ये महामारी नहीं थी, तो उसके क्या फायदे थे? उसके मेन फायदा ये है, जैसे कि ये जो आयुर्वेद में कहा जाता है, अश्वगंधा एक बल कारक दवाई है, इसे खाने से बल भी आता है।
आपको एनर्जी मिलती है, और जो लोग लिथार्जिक कंडीशन में रहते हैं उनके लिए इसका फ़ायदा होता है। तो इसके बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं, जैसा आपने कहा था ज्वर नाशक के बारे में। हाँ, कोल्ड मिल्क को खाने के बाद ज्वर भी कम होता है। जिनको बुखार रहता है डॉक्टर जिनको बुखार साहब, रहता है, जैसे किसी को बुखार है और सिम्टम ज़्यादा नहीं है तो वो क्या ले, और वो क्या तीनों उसको को पैरासीटामोल लेने की जरूरत है, या ये ले लेगी उससे पैरासीटामोल का भी काम करेगी? ये बिल्कुल काम करेगी। और सच पूछिए, जब से ये महामारी शुरू हुई है, मैं खुद और मेरा पूरा परिवार, मेरे मित्र, मेरे परिवार, मेरे चाचा नाना ताऊ, सब लोग, पूरा परिवार इन दवाइयों का सेवन रोज करते हैं। मैं रोज़ सुबह उठ के ही ये तेल डालता हूँ, 2 गोली ये खाता हूँ और 2 गोली ये खाता हूँ। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, हम 300 से ज़्यादा साइंटिस्ट इस सेंटर में काम करते हैं, उन सबको हम अपने गेट पर सुबह ही सुबह जब वो अपनी ड्यूटी पर आते हैं, उनको ये 2-2 गोलियाँ गर्म पानी के साथ देते हैं, ताकि वो सब भी वही अच्छा स्वास्थ्य और एक भयमुक्त तरीके से जी सकें। उसकी हम पूरी तैयारी करके चलते हैं। तो इस पर, इन दवाइयों पे, इन औषधियों पे हमें पूर्ण विश्वास है और ये अच्छा काम भी करती हैं और हम खुद इस्तेमाल करते हैं। जी, तो हजारों लोगों के डॉक्टर साहब रिव्यू आ चुके हैं, और आप में से भी किसी के घर में यदि कोई कोरोना का पेशेंट है तो हजारों लाखों रुपए हम खर्च करते ही करते हैं। 500 रुपये की ये किट है, इस 500 रुपये में आप ये जरूर प्रयोग करके देखें, जरूर आप यूज करें। और जिनके यहाँ कोई संक्रमण फैला हुआ है और जिनको संक्रमण से बचना है, वो भी मुझे लगता है इसको वो भी प्रयोग कर सकते हैं। ये जैसा आपने कहा, जैसे कोई स्वस्थ है वो इसको प्रयोग करेगा तो क्या कोई नुकसान होने की ऐसा संभावना? नुकसान नहीं होगा। मैं जैसा आपके सामने बैठा हूँ, मैं खुद इसका करता हूँ प्रयोग। दिन में अगर आप 2 बार इनको ले रहे हैं तो वो काम करती है सेफ्टी की। घर में यदि डॉक्टर साहब छोटे बच्चे हों तो उनको कैसे दें, उनका प्रिवेंशन कैसे करें? उनका हाफ डोज कोई जैसे 4 साल का, 3 साल का, 5 साल का या 10 साल का बच्चा है, 5 साल से लेके 15 साल के बच्चों के लिए और 5 साल से लेके 14 साल के बच्चों के लिए इनकी डोज हाफ की जा सकती है। जैसे हम जब 2-2 गोली की बात करते हैं, उनको 1-1 गोली दी जा सकती है, और जो और छोटे बच्चे हैं उनको आधा गोली पाउडर बना के शहद में मिला के दी जा सकती है। शहद में, जैसे जी शहद में मिला के चटा दिया, उनको पाउडर बना के दे, तो वो उनको थोड़ी आसानी हो जाती है। जी, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे बच्चों की ज़्यादा समस्या है कि छोटे बच्चों का प्रिवेंशन कैसे करें। बड़े तो चलो लड़ देंगे, लेकिन छोटे बच्चों की ज़्यादा समस्या है। और एक चीज़ और भी भाई जी, जैसे कहीं कुछ लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और उनको डॉक्टर्स उनकी एलोपैथिक दवाइयाँ चला रहे होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का तरीका होता है वो ट्रीटमेंट करने का भी, उसमें कुछ ऐसा गलत भी नहीं है, पर उस कंडीशन में भी ये दवाइयाँ साथ साथ चलाई जा सकती हैं। अच्छा, जैसे हाँ, ये एक सवाल डॉक्टर साहब बार बार आता है कि जैसे हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, हम कुछ एंटीबायोटिक कुछ और ले रहे हैं, तो हम उसके साथ ये ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? लेंगे तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? कोई सा भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। मतलब हम ये ऐसा परीक्षण कर चुके हैं, और कई जगह हमारे अभी परीक्षण ऐसे चल रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स इनके साथ ही अभी हैं, जहां हम एलोपैथी की दवाइयों के साथ साथ इनको भी पैरेलल में रन कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी ऐसा दिक्कत नहीं होता है कि आप ये दवाइयों के साथ ले सकते हैं या नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा। आपने अश्वगंधा के बारे में, गिलोय के बारे में, तुलसी के बारे में, और पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी जो आंदोलन चला रहे हैं, जो उन्होंने लोगों को 500 रुपये में घर बैठे इलाज दिया है, कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो किस प्रकार से योग से अपने आप को ठीक करे, वो तरीका रोज सुबह सुबह बता रहे हैं। कैसे पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज अपने फेसबुक के ऊपर, अपने ट्विटर के ऊपर, अपने यूट्यूब के ऊपर ये केवल एक महामारी नहीं, हर बीमारी का इलाज सामने से आकर, आपको पी लिया है, आपका वजन नहीं बढ़ता, आपके मस्से हो गए हैं, आपको कोई स्किन की डिजीज है, तो वो सारी चीज़ों के वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। और लैब आज हमने थोड़ी देखी है, आपको लैब का पूरा वीडियो देखना हो तो आप पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, या मेरा जो पेज है राकेश भारत, मैंने पूज्य आचार्य जी के उस वीडियो को शेयर किया है, उस पेज के ऊपर आप 10 मिनट का पूरा वीडियो देख सकते हैं। और ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि अंग्रेज हमें नहीं सिखाएंगे, बल्कि अंग्रेजों को हमसे योग सीखना पड़ेगा, अंग्रेजों को हमसे शांति लेनी पड़ेगी, अंग्रेजों को हमसे परिवार कैसे जोड़ा जाता है ये सीखना पड़ेगा, अंग्रेजों को हम भारतीयों से सीखना पड़ेगा कि शांति कैसे मिलती है, कैसे मन शांत रहता है, डिप्रेशन से कैसे दूर हुआ जाता है, और महामारियों से कैसे बच सकते हैं। ये पूरे देश व दुनिया को हम सिखाने का काम करेंगे। तो आज हमने इस कोरोना के बारे में, रिसर्च के बारे में जानकारी ली। किस प्रकार से, देखिए हमारे ऋषि मुनि कितने महान रहे होंगे, जिन्होंने ये शोध किया कि इस अणु तेल में हम 26 प्रकार के तेल मिलाएंगे, उन 26 तेल की मात्रा कितनी होगी, उन 26 तेल को के अंदर एक एक का क्या क्या इफेक्ट होगा, और कैसे वो संक्रमण को गले से नीचे जाने से रोकेंगे। आज तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है। डॉक्टर साहब, एक बार स्लाइड शो में लैब दिखा दीजिए थोड़ी सी। ये हमारी
केमिस्ट्री लैब है जहाँ पे हम औषधियों का परीक्षण करते हैं और देखते हैं उनके अंदर कौन कौन से एक्टिव कंपाउंड्स हैं, कितने कितने केमिकल हैं। इनको HPLC बोलते हैं। 4 HPLC आप यहाँ देख पा रहे हैं। एक डॉक्टर साहब, कोई मशीन जब उत्तराखंड में मशीन खराब हो गई थी, हाँ, जब नई नई महामारी फैली थी, तो उस समय पतंजलि की ओर से शायद कोई मशीन उत्तराखंड में कोई थी नहीं, एक ही टेस्टिंग का सेंटर था पूरे 2 करोड़ लोगों के बीच में। तो उस समय भी एक खबर आई थी कि पतंजलि ने कुछ सरकार की हेल्प के लिए अपनी मशीन उन्होंने वापस देने के लिए मांगी थी, लेकिन परमानेंट उनको डोनेट कर दी, और वो पूरे उत्तराखंड में और किसी के पास थी ही नहीं वैसी मशीन। तो आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। और वो मशीन मैं ही इस्तेमाल कर रहा था, मेरी पूरी टीम इस्तेमाल कर रही थी, जिसको आज आप RT-PCR टेस्ट बोलते हैं कोरोना का। वो उस मशीन पर होता है, रियल टाइम PCR बोलते हैं उसको। तो उसके लिए शासन की तरफ से एक अनुरोध था स्वामी जी के पास कि क्या वो हम मशीन 3 महीनों के लिए दे सकते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही मशीन थी जो पूरी तरीके से बुक थी, और उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट डे इन डे आउट कर रहे थे। पर परम पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने कहा कि अगर इसको ज़रूरत है राज्य के लिए और इसकी देश को इसकी आवश्यकता है, तो उन्होंने उठा के उस मशीन को आधे घंटे के नोटिस पे तुरंत के तुरंत शासन को दे दी। और वो मशीन आज आई थिंक हल्द्वानी में है और अच्छे से इस्तेमाल हो रही है। हमारा काम 2 महीने पीछे हो गया, पर आई थिंक उसकी उस वक्त देश को थी ज़रूरत, और पतंजलि ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी अच्छी तरह से निभाया है। जी, पतंजलि ने कुछ डोनेशन भी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दान किया डॉक्टर साहब? हाँ जी, मेरी जानकारी के हिसाब से 25 करोड़ रुपए उस रिलीफ फंड में, और हम जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं पतंजलि में, उन सब की 1 दिन का वेतन वो भी उसी फंड में डोनेट किया गया है। लगभग 27 करोड़ से ज़्यादा। और पतंजलि के लाखों कार्यकर्ताओं ने जहां वो रहते हैं वहां पर क्वारंटाइन सेंटर में जाकर योग सिखाया, काढ़ा पिलाया है, गिलोय का काढ़ा, अश्वगंधा का, तुलसी का काढ़ा बनाकर लाखों करोड़ों लोगों को पिलाने का काम पतंजलि के द्वारा किया गया है। जो लोग घरों में जा रहे थे, उन घरों में जा रहे लोगों के बीच में राशन उपलब्ध करवाना। सोशल मीडिया पर किसी ने डिमांड की कि हमारे इतने मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं, तो उनको ये उपलब्ध करवाने का काम भी पतंजलि योगपीठ के द्वारा किया गया है। तो डॉक्टर साहब, आपसे हमने बहुत अच्छी जानकारी मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला, और आपका, पूज्य स्वामी जी महाराज का, श्रद्धेय आचार्य जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि देश में जो आयुर्वेद को एक ठिकाने लगाया हुआ था, आज देश में 100 रुपये का यदि बजट बनता है तो उस 100 रुपये में से 98 रुपये तो एलोपैथी के लिए चले जाते हैं। जो 2 रुपये बचे, उस 2 रुपये में से भी यूनानी के लिए, सिद्धा के लिए, होम्योपैथी के लिए, फिर प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, फिर योग के लिए निकल जाते हैं। तो कुछ 20 पैसे आयुर्वेद के नाम से मिलते हैं। भारत जिसने आयुर्वेद का ज्ञान पूरी दुनिया को दिया, भारत के अंदर ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय होते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग के, मेडिसिन विभाग के जो HOD थे उस समय, विभागाध्यक्ष थे श्रीधर राहुल आचार्य, उनको जब बख्तियार खिलजी ने बुलाया तो उन्होंने उनको ऐसी दवा दी कुरान के पन्नों पर लगा कर कि वो कुरान के पन्ने पलटते पलटते उन्होंने जो उंगली को अपने जीभ से टच किया, उससे वो ठीक हो गए थे। तो ये आयुर्वेद का सुपर साइंस है। ये फार्मूले 2500 साल पुराने हैं, 2500 साल पहले। आज तो हमने चलिए लैब के ऊपर ये सारे चीज़ों को कस लिया विज्ञान की कसौटी के ऊपर, और ये जो दवाई बनाई है इसके रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर, जो साइंस जर्नल है उनके अंदर पब्लिश किए गए हैं। कोई भी इसको क्लेम नहीं कर सकता। और आज भी चाहे कितने भी विवाद हों, मीडिया कुछ भी छापे, मीडिया कुछ भी बताए, ये दवा इसी नाम से पूरी दुनिया में बिक रही है। भारत के अंदर आप इसको खरीद सकते हैं, इसका बिल आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या है? जो कोर्ट का मैटर आया था, जो मीडिया के अंदर मैटर आया था, उसके अंदर कोई बहुत अधिक दम नहीं था, इसीलिए ये सत्य था, और सत्य हमेशा विजयी होता है और सत्य ही बचता है। आज करोड़ों लोग केवल 100-125 रुपये में, 5 लोगों का परिवार है तो 500 रुपये खर्च करके वो अपने आप को ठीक कर पा रहे हैं। तो इस काम के लिए हम पतंजलि योगपीठ का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने महामारी के इस दौर में देश के लाखों करोड़ों लोग जो गरीब हैं उनके लिए एक मार्ग दिया है कि घर बैठे कैसे वो योग से, आयुर्वेद से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और ये आयुर्वेद के ज्ञान का एक वीडियो हमने बनाने की कोशिश की है। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप शेयर कर दीजिए, ताकि किसी के घर में कोरोना हो, सिम्टम हो, सिम्टम नहीं हो, उनको ये लाभ मिल सके। जहाँ जिसको बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो पर्चा बनाने के लिए 500 रुपये की फीस लग जाती है। ट्रीटमेंट तो बाद में शुरू होता है। फिर उसने CBC का टेस्ट लिख दिया, उसमें कुछ 2-4 टेस्ट लिख दिए, उसने किडनी का टेस्ट लिख दिया, लीवर का टेस्ट लिख दिया, तो फिर उस टेस्ट के लिए 1000 से लेकर 1500 रुपये लग जाते हैं। फिर जाकर ट्रीटमेंट शुरू होता है। और आज ये खबरें आती हैं कि नर्सिंग होम के अंदर लोगों को भर्ती कर लिया जाता है, वेंटिलेटर के ऊपर लोग होते हैं तो फर्जी बिल बना दिया जाता है। 20-22, 25 लाख, 50-50 लाख रुपए का बिल बनाने के बाद भी हॉस्पिटल के अंदर से शरीर कई बार बाहर नहीं आता,
अच्छे डॉक्टर बहुत से हैं, उन अच्छे सारे डॉक्टरों की सराहना करते हैं, लेकिन कई बार आधुनिक विज्ञान जहाँ पर फेल हो जाता है वहाँ पर अपना आयुर्वेद काम करता है। तो ये एक रास्ता, एक मार्ग पतंजलि के द्वारा दिखाया गया है। और पतंजलि कोई कॉमर्शियल संस्था नहीं है। पतंजलि का उद्देश्य 100% चैरिटी करना है। तो आपके आसपास कोई व्यक्ति यदि कोरोना से महामारी से ग्रसित है, क्योंकि हम ये शब्द यूज करते हैं तो फेसबुक भी वीडियो को डिलीट कर देती है, तो मैं इस शब्द का प्रयोग करने से इसलिए बच रहा हूँ, मैंने लिखा भी नहीं है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, महामारी से, बीमारी से बचने के लिए, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए उसमें सब कुछ आ जाता है। आप इनका प्रयोग करें। ये फार्मूले बहुत पुराने फार्मूले हैं। महर्षि चरक ने, सुश्रुत ने इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है उस समय अश्वगंधा के बारे में बताया है, गिलोय के बारे में बताया है, तुलसी के बारे में बताया है। और इसके अंदर जो भस्म है, देखिए इसके अंदर जो ये स्वासारी है ना, ये केवल ऐसा नहीं कि एक चीज को किसी को घोलकर बना दिया। इसके अंदर मुलेठी है, मुलेठी गले को साफ करने का काम करती है। काकड़ा सिंगी है, रुदंती है, सौंठ है, छोटी पीपली है, मारीच है, दालचीनी है, अकरकरा है, लवंग है, मुक्ता शुक्ति भस्म है। ये जो हर जो भस्म बनती है ना, इसके बनाने का तरीका भी बहुत लंबा है, बहुत साइंटिफिक है। अभ्रक भस्म है, कपर्दक भस्म है, गोदंती भस्म है, स्टफिक भस्म है, प्रवाल पिष्टी है और टंकण भस्म है। इतनी चीजें बनाकर ये एक दवाई बनाई गई। 26 प्रकार की जड़ी बूटियां मिलाकर। डॉक्टर साहब इनके नाम, इनके अंदर जो चीज है उसकी जड़ी बूटियों के नाम बता सकते हैं आप? ये बहुत बड़ा काम पूज्य आचार्य जी के द्वारा, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के द्वारा हो रहा है। और ये भारत जागेगा। अभी तक तो चीन हमें एक्सपोर्ट करता है कि चीन हमें 5 लाख करोड़ रुपए का सामान बेचता है, हम 1 लाख करोड़ रुपए का बेच पाते हैं। यदि हमने इस प्रकार लैब में इन जड़ी बूटियों का ट्रायल कर लिया, आयुर्वेद को स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आने वाले समय में लाखों करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हम योग का, आयुर्वेद का और मन की शांति का करेंगे। जी, को क्या क्या चीजें हैं डॉक्टर साहब? जीवंती, जला, देवदारू, नागरमोथा, सेव्या, अनंतमूला, श्वेत चंदना। जी डॉक्टर साहब मैं 1 मिनट रोकूंगा। ये अणु तेल है। इस एक तेल के अंदर कितनी जड़ी बूटियां पड़ी हुई हैं उसके बारे में पतंजलि योगपीठ के साइंटिस्ट डॉक्टर अनुराग जी हमें बता रहे हैं, जो पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी के मार्गदर्शन में रिसर्च करने के काम की टीम का हिस्सा है। जी, जीवंती है, जला है, देवदारू है, नागरमोथा है, सेव्या है, अनंतमूला है, श्वेत चंदना है, दारू हरिद्रा है, मुलेठी है, पलावा है, अगारू है, शतावरी है, बेला है, उत्पला है, भ्रटी है, कंतकारी है, सुरभि है, सलापर्णी है, बिडंगा है, तेजपत्रा है, रेणुका है, कमल केसरा है और बकरी का दूध है और तिल का तेल है। जी, बकरी का दूध डॉक्टर साहब कैसे डाला गया है तेल के अंदर? वो थोड़ा ड्राइड करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके डाला जाता है और बहुत थोड़ा होता है। जी जी जी, ये मात्रा भी उसी समय बताई है महर्षि चरक और सुश्रुत ने, जो उन्होंने उस समय बताया, उस समय की मात्रा है। देखिए बकरी के दूध मात्रा है, आप देख पाइए चरक संहिता का श्लोक है जी। अच्छा, ये श्लोक में ही इसका कंपोजिशन लिखा हुआ है, पूरा कंपोजिशन ये जी। तो ये अणु तेल का श्लोक है जो चरक संहिता के सूत्र इस फॉर्मूले पे लिखा हुआ है और अणु तेल के बारे में बताया गया है और बता रहा है कि ये काम कैसे करता है। जी, तो इसी श्लोक को डिसाइफर करके ये कंपोजिशन बनाए गए और उसी के आधार पर तेल आपके हाथ में है भाई जी। देखिए हमारे संस्कृत में बहुत सा विज्ञान छुपा हुआ है, ज्ञान छुपा हुआ है, लेकिन ऐसे विद्वानों की आवश्यकता है जो संस्कृत को डिकोड कर सकें, उसको समझ सकें और उसके आधार पर दवाई बना सकें। तो पतंजलि ने ये महर्षि चरक के सूत्र के अनुसार, महर्षि चरक ने कम से कम ये माना जाता है कि 2500 साल पहले लिखा, इससे ज्यादा भी कितना भी हो सकता है, तो ये सूत्र बनाया था। इस सूत्र के आधार पर यह दवाई बनाई गई है। तो ये अद्भुत साइंस है। मैं इसमें, देखिए मैं तो कोई आयुर्वेद का एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं दवाई का एक्सपर्ट, ना मैं रिसर्च का एक्सपर्ट, लेकिन मैं अपना एक अनुभव आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। एक बार मेरे घर में जो छोटा बेटा है, 5 साल 3 साल का जब वो था, 2 साल का, 2.5 साल का, तो बोतल से दूध पीने के कारण उसके मुख के अंदर छाले हो गए। अब मुंह के अंदर छाले हो गए तो कुछ लोगों ने कहा कि ग्लिसरीन लगा दो। अब ग्लिसरीन लगाई तो उससे भी लाभ नहीं हुआ। अब और कोई दवाई उसको दे नहीं सकते। तो हमारे किसी गांव के एक अनपढ़ व्यक्ति ने यह बताया कि कहीं आसपास कोई बकरी हो ना, तो बकरी के थन को लेकर उसकी धार इसके मुंह में लगवा दो। तो मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि इससे कुछ होगा, फिर भी मैंने कहा कि चलो ये भी करके देख लेते हैं। जब डॉक्टर को दिखा लिया, उसकी 5000 रुपये की तो कंसल्टेशन, 500 रुपये की तो पर्ची बनवाई है, उसके बाद भी आराम नहीं है। तो बच्चा बहुत रो रहा था, तो उसको बकरी के पास लेकर गए। बकरी के पास लेकर गए तो अब वो बच्चा तैयार नहीं दूध की धार मरवाने के लिए, तो मैंने पकड़ के उसको कुछ 2-3 बूंदे उसके मुंह में कहीं लगी होंगी, मतलब अच्छी तरह से मुंह में लगी भी नहीं,
और ये करना तो 3 बार था, लेकिन केवल एक ही बार हो पाया क्योंकि शहर का बच्चा बकरी कभी देखी नहीं, तो बकरी को देखकर वो बिदक रहा था, डर रहा था। तो एक बार से ही मुंह के छाले बिल्कुल ठीक हो गए। अब मुझे नहीं पता कि उसके अंदर कौन सा एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल गुण है बकरी के दूध के अंदर, लेकिन छाले ठीक हो गए। मैंने संस्कृत का एक कभी मैं पुस्तक पूज्याचार्य जी की पढ़ रहा था, तो उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है, हमारे पूर्वजों ने लिखा है कि यदि किसी को टीबी हो जाए तो टीबी के बैक्टीरिया से होती है डॉक्टर साहब या वायरस से? टीबी से, बैक्टीरिया से होती है, क्योंकि मैं तो इसका मुझे नहीं पता कि किससे होती है, बहुत पहले पढ़ा भी है तो वो याद नहीं है। तो टीबी के रोगी को, एक सूत्र मुझे याद रहा कि टीबी के रोगी को जहां पर बकरी का रेवड़ रहता है, बकरियों का झुंड रहता है, वहां पर रखा जाए, बकरी के जो मिंगन होती है उससे उसके उपटन किया जाए, तो ये सूत्र में लिखा हुआ है कि टीबी का रोगी ठीक हो जाएगा, टीबी के जीवाणु मारे जाएंगे। और ये अब आधुनिक विज्ञान में भी प्रूव हो चुका कि बकरी के दूध में कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो टीबी को ठीक करने के लिए काम आते हैं, टीबी के जीवाणु को मारने का काम करते हैं। तो आज हमने इसके बारे में जानकारी ली। डॉक्टर साहब, एक और समस्या आती है, पूज्य स्वामी जी महाराज भी टीवी के ऊपर बताते हैं, मैं फिर एक बार आपसे वो प्रश्न दोहराना चाहूँगा। जिनको कोरोना हुआ और जिनका कोरोना ठीक हो गया, लेकिन थोड़ा सा चलते हैं तो दम फूल जाता है, शरीर टूटता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो वो किस प्रकार से क्या करें, वो किस प्रकार से क्या ये दवाइयाँ उसके लिए क्या काम कर सकती हैं, वो किस प्रकार से? देखिए, ये जो वायरस है और जो महामारी आ रही है उसका जो टारगेट ऑर्गन है वो फेफड़े हैं जी, और फेफड़ों में आपका ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से आपको ऊर्जा मिलती है। तो बहुत सारे केसेस में बीमारी तो थोड़ी ठीक हो जाती है, पर फेफड़ों में कमजोरी बनी रहती है। फेफड़ों की किसी भी कमजोरी के लिए हम ये औषधि स्वसारी बटी बिल्कुल रामबाण की तरह काम करती है। तो ऐसे लोग जो ठीक हो चुके हैं और ठीक होने के कगार पे हैं और कमजोरी से परेशान हैं, उनको ये औषधि जरूर लेनी चाहिए और इसका उन्हें बहुत ही फायदा मिलेगा। और दूसरा, जैसे आपने बताया कोरोनिल, तो इसमें आपने भी किया था डिस्कस की अश्वगंधा और भी बहुत सारे काम करती है, जैसा मैंने बताया भी था कि ये बल भी देती है। तो जो निर्बल हो चुके हैं और जिनको लग रहा है कि बल की कमी लग रही है, एनर्जी की डेफिशिएंसी है, गिरे हैं, उनको इसका सेवन करते रहना चाहिए। इन दोनों के साथ साथ के उपयोग से उनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और जो जितनी जल्दी वो अपनी स्वस्थ दिनचर्या की तरफ आ पाएंगे, वो स्पीड भी काफ़ी तेज़ हो जाएगी। देखिए, ये हमने थोड़ी सी आपसे बिल्कुल मतलब देसी स्टाइल में थोड़ी सी बातचीत की है। अब आपके मन में कुछ और सवाल होंगे, बच्चों को दे सकते हैं क्या, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, आपको और कोई बीमारी हो गई, तो कल एक स्पेशल प्रोग्राम पूज्य स्वामी जी महाराज का इंडिया टीवी के ऊपर आने वाला है, जिसमें कोरोना के आफ्टर इफेक्ट से जिनको दुर्बलता हो गई है, जिनको कमी हो गई है, जिनको चलने में दिक्कत है, जो काम नहीं कर पा रहे, जिनके अंदर एनर्जी कम है, जिनके फेफड़ों में कोई कमजोरी हो गई, जिनको पहले से कोई बीमारी थी तो वो बीमारी बढ़ गई है, लीवर की, किडनी की या हाइपरटेंशन की या डायबिटीज़ की, तो ऐसे लोगों के लिए कल सुबह 8 बजे वो इंडिया टीवी को जरूर देखें। इंडिया टीवी के ऊपर पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज आपको विशेष रूप से उसके बारे में बताने वाले हैं और आपके कुछ सवाल और होंगे आयुर्वेद को लेकर, जड़ी बूटियों को लेकर, उन सवालों के जवाब यदि आप चाहते हैं तो आप पूज्य आचार्य जी के फेसबुक पेज को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुबह रोज 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पूज्य स्वामी जी महाराज आस्था टीवी के ऊपर योग सिखाते हैं। आप घर में बैठकर योग करना शुरू कीजिए और 7:30 से 8 बजे तक आयुर्वेद के ऊपर, जड़ी बूटियों के ऊपर, हमने अभी तो केवल 3 जड़ी बूटियों की बात की है, ऐसी हजारों पेड़ पौधों की जड़ी बूटियों के ऊपर पूज्य आचार्य जी का आयुर्वेद दर्शन के नाम से एक कार्यक्रम आता है, वो सुबह 7:30 बजे आप आस्था टीवी के ऊपर जरूर देखें। रात को 8 से लेकर 9:30 बजे तक पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी महाराज का योग आयुर्वेद का कार्यक्रम आता है। आपके बाकी आयुर्वेद के जितने भी सवाल हैं, उन सब का उत्तर और उन सब का समाधान आपको वहां पर मिलेगा। और मैं राकेश भारत फेसबुक पेज से आपके साथ लाइव कर रहा हूं। आपको यदि ये बात ठीक लगी हो, ये देश के हित में लगी हो और अच्छी लगी हो, तो आप मेरे इस पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन आपके इससे मिलते रहें। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसका लिंक कॉपी करके इस लिंक को आप व्हाट्सएप के अलग अलग ग्रुप में भेज सकते हैं। शेयर कर दीजिए इसको, और शेयर करने के साथ साथ व्हाट्सएप के ऊपर दूसरे लोगों को भी बता दीजिए कि यदि आपको महामारी से बचने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने का उपाय चाहिए तो आप इस वीडियो को देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार। पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने योग और आयुर्वेद को दोबारा से जीवित करके देश के लोगों के सामने पहुंचाने का काम किया। आज एलोपैथी की कंपनियां जब अपने बोर्ड रूम में बैठती हैं ना, तो वो ये टारगेट बनाती हैं। देखिए, जब डायबिटीज़ के जो रोगी होते हैं तो वो बोर्ड रूम में बैठते हैं तो टारगेट ये बनाते हैं कि इस बार यदि डायबिटीज़ के
मान लीजिए 5 करोड़ रोगी हैं, 5 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ की दवाइयाँ खिला रहे हैं, तो अगले साल वो टारगेट बनाते हैं कि 10 करोड़ को कैसे खिलाना है। मतलब उनका उद्देश्य लोगों को ठीक करना नहीं है, उनका उद्देश्य लोगों को बीमार करना है, ताकि उनकी दवाएं तभी बिकेंगी, उनकी कंपनी तभी चलेगी जब लोग बीमार होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दवाई खाएंगे। आज एलोपैथी की कंपनियां चाहती हैं कि हर व्यक्ति बीपी की दवा खाए, हर व्यक्ति डायबिटीज़ की दवा खाए, हर व्यक्ति थायराइड की दवा खाए, हर व्यक्ति डिप्रेशन को दूर करने की दवाई खाए, हर व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल को कम करने की, खून को पतला करने की दवाई खाए। तो इस षड्यंत्र को यदि तोड़ना है और भारत देश को बचाना है तो उसका रास्ता केवल यही है कि हम आयुर्वेद की शरण में आ जाएं, योग की शरण में आ जाएं। तो आप इस चैनल, इस पेज को लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इसका लिंक आप फेसबुक, व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।